नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर। आप देख रहे हैं राजनीति। यहां बात सिर्फ देश की सियासत की नहीं बल्कि बात राज्यों की राजनीति की होगी, जहां आपको आपके अपने राज्य की हर एक खबर और अपडेट मैं दूंगी। आज आपको बताएंगे कि ईडी की रेड ने कैसे सियासी कलेश मचा दिया, तो साथ ही चुनावी संग्राम में राह क्यों नहीं है आसान, ये भी बताएंगे। चुनाव पर चढ़ते लाल रंग के बीच बस्तर क्यों बंद हो गया, ये भी दिखाएंगे। और बताएंगे आपको चुनाव के शोर के बीच रेवड़ी कल्चर का जोर कैसे इस वक्त चल रहा है। सबसे पहले बात सियासत की करते हैं, क्योंकि सियासत की सुर्खियों को अगर 23 के चुनावी तराजू में तोला जाए तो राजस्थान में ईडी के एक्शन का वजन सबसे ज्यादा निकलेगा। आज सुबह से ही राजस्थान में ईडी की रेड ने राजस्थान में हलचल पैदा कर दी। एक्शन कहां और क्या क्या हुआ है ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले खबर को आप समझिए। दरअसल आज सुबह ईडी ने राजस्थान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश हुड्डा और इनके समेत कई लोगों के ठिकानों पर छापे मारे। इस कार्रवाई के दौरान केंद्रीय रिजर्व पुलिस के जवान ईडी अफसरों के साथ रहे। ईडी की कार्रवाई के बाद पहले तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए बीजेपी को घेरा और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी को इस रेड के पीछे जिम्मेदार बताया। दरअसल ईडी ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के जयपुर मौजूद 3 और सीकर में 2 ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की। साथ ही डोटासरा से पूछताछ भी की जा रही है। निर्दलीय विधायक और महुआ से कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश हुड्डा के साथ उनके बिजनेस पार्टनर्स के ठिकानों पर भी छापेमारी की कार्रवाई हुई। ईडी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत को भी समन जारी किया है। वैभव गहलोत को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत दर्ज केस में समन जारी करके पूछताछ के लिए बुलाया गया और इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके साझा की। हालांकि इस एक्शन के साथ ही पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आने शुरू हो गए। एक तरफ अगर अशोक गहलोत बीजेपी को घेर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी पलटवार कर रही है। कांग्रेस पार्टी उसके नेता कोई घबराने वाले नहीं है, चाहे वो कितना ही ईडी का दुरुपयोग करे। हमारे यहाँ जो टीडी दल आता है उस टीडी जो पाकिस्तान का आता है टीडी दल, वो फसलों चट कर जाता है। ईडी इनकी फसलों को चट कर जाएगी। ईडी जो है ना बीजेपी की ऐसी हालत खराब करेगी, गांव गांव बात फैल जाएगी कि टीडी दल की तरह ईडी का उपयोग कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ये बताएं कि गोविंद सिंह डोटासरा जी के ऊपर यदि वो सम्मिलित हैं, उनके सूत्र और तार ये पेपर लीक के यदि उनके परिवार और उनसे जुड़े हुए मिलते हैं, तो इन गरीबों, इन दलितों, इन शोषितों, इन पीड़ितों ऐसे और उनके परिवार के युवाओं को न्याय दिलाने के लिए उन पर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। राजस्थान में अगर ईडी की रेड ने सियासी कलेश छेड़ दिया है, तो वहीं छत्तीसगढ़ की रणभूमि भी सजने लगी। ऐसे में चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ का सियासी गणित क्या कहता है, ये भी समझाने की आपको कोशिश करते हैं। छत्तीसगढ़ का चुनाव बेहद दिलचस्प है। एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, जो सोशल मीडिया पर अपने कैंडी क्रश के स्कोर का ऐलान करने से भी नहीं चूकते। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में बीजेपी है, जिसने अब तक अपनी रणनीति को छिपा कर रखा है। इस सब के बीच जाति, धर्म और नक्सल जैसे तमाम मुद्दों के इर्द गिर्द छत्तीसगढ़ की सियासी किस्मत का किस्सा लिखा जाता है। 7 और 17 नवंबर को इस छत्तीसगढ़ में अगले 5 साल किसका राज होगा, इसका फैसला किया जाएगा। लेकिन उससे पहले समझाते हैं कि छत्तीसगढ़ की बिसात कैसे तैयार इस वक्त की जा रही है। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास से। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना। अजीत जोगी जो उस समय कांग्रेस के थे और 2000 से 2003 तक राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे। फिर बीजेपी ने सत्ता छीन ली और रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की कुर्सी मिल गई। रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ को बीजेपी के गढ़ में बदल दिया और 15 साल तक मुख्यमंत्री बने रहे। 2013 के विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले 25 मई को एक घातक माओवादी हमले में पूरे कांग्रेस नेतृत्व को ही मिटा दिया। अपने शीर्ष नेताओं के निधन के बाद कांग्रेस 2013 के चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाई। फिर भी मुकाबला टक्कर का हुआ और बीजेपी ने 49 सीटें तो कांग्रेस ने 39 सीटें जीती, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को पार्टी की कमान सौंपी गई। 2018 कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जब बघेल ने पार्टी को 90 में से 68 सीटों पर बड़ी जीत दिलवाई और बीजेपी को 15 सीटों पर समेट दिया। लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ का मुकाबला आसान नहीं होगा। चुनौतियां कांग्रेस और बीजेपी दोनों के सामने हैं और उन चुनौतियों पर नजर डालें तो बघेल सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती एंटी इनकम्बेंसी है, जबकि बीजेपी प्रदेश की बघेल सरकार के खिलाफ कोई मजबूत मुद्दा लेकर नहीं उतर पाई है।
सत्ता विरोधी लहर को मात देने के लिए भले ही कांग्रेस इस बार नए चेहरे उतार रही हो, लेकिन इससे बगावत का खतरा भी और बढ़ जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम बघेल की सॉफ्ट हिंदुत्व वाली छवि ने बीजेपी की हिंदुत्व वाली बड़ी ताकत को एक हद तक कम किया है। राज्य की सत्ता पर काबिज कांग्रेस की बघेल सरकार फ्रीबीज यानी मुफ्त की सेवाओं और योजनाओं को लेकर के आगे बढ़ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। कांग्रेस के लिए भ्रष्टाचार के आरोप और बीजेपी का 106 पेज का आरोप पत्र चुनौती का सबब बन सकता है। तो वहीं बीजेपी के सामने छत्तीसगढ़ में चेहरों की कमी भी अपने आप में किसी समस्या से कम नहीं है, लेकिन इस सब के बीच सियासी गणित को मुद्दों की मदद से भी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे अहम मुद्दा है किसानों की कर्ज माफी का। 2018 में भी कांग्रेस किसानों की कर्ज माफी, एमएसपी पर मवेशियों की समस्या का समाधान जैसे वादे के साथ सत्ता में आई। बघेल सरकार के पहले फैसलों में से लगभग 9,000 करोड़ रुपए के कर्ज और तकरीबन 350 करोड़ रुपए का सिंचाई कर्जा माफ करना था। कांग्रेस ने फिर से एक बार इस पर दांव खेलते हुए फिर से सत्ता में आने पर किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया। साथ ही प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने का भी वादा किया गया है। जाति जनगणना का मुद्दा चुनाव में अहम रोल निभा सकता है। छत्तीसगढ़ में लगभग 43.5% ओबीसी हैं। ऐसे में पार्टी ने सत्ता में वापस आने पर जाति जनगणना का वादा करके बड़े वोट बैंक को लुभाने की कोशिश की है। धर्म परिवर्तन का मुद्दा भी चुनाव में रंग दिखा सकता है, क्योंकि पिछले एक महीने में आदिवासी इलाकों के अंदर ईसाइयों और गैर ईसाइयों के बीच कई झड़पें हुई। इसके साथ ही ईसाइयों को अपने मृतकों को दफनाने के लिए जमीन देने से इनकार भी कर दिया गया और हर बार पुलिस और जिला प्रशासन को हालात को संभालने के लिए कदम उठाना पड़ा। धर्मांतरण ईसाइयों को ये महसूस हो रहा है कि कांग्रेस सरकार ने कोई स्टैंड नहीं लिया और उन्हें जरूरी सुरक्षा नहीं दी गई है। लेकिन इस सब के बीच माओवादियों की समस्या, फर्जी मुठभेड़ और कई ऐसे मुद्दे हैं जो छत्तीसगढ़ के चुनाव को दिलचस्प मोड़ दे सकते हैं। बहरहाल इन सब के बीच राज्य की किस्मत का फैसला होगा 7 और 17 नवंबर को और ऐलान के जरिए इंतजार है 3 दिसंबर का। छत्तीसगढ़ के मुद्दों की अगर बात की जाए तो नक्सलियों का मुद्दा भी अपनी अहम जगह रखता है और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बीच बीजापुर में 20 सालों बाद बड़े पैमाने पर नक्सलियों का दहशत नजर आया। हार्डकोर नक्सली नागेश पदम के एनकाउंटर के विरोध में नक्सली संगठन ने आज बीजापुर बंद बुलाया है, जिसका अच्छा खासा असर भी देखने को मिला। सभी दुकानें बंद नजर आई, बसों के पहिए भी थम गए। नक्सलियों के बंद के चलते रायपुर, जगदलपुर, तेलंगाना, महाराष्ट्र आने जाने वाली सारी यात्री बसों के पहिए बीजापुर ने थामे। यात्री बसें दहशत के चलते बस स्टैंड के अंदर खड़ी नजर आई। अंदरूनी इलाकों में भी यात्री गाड़ियां नहीं चल पाई। जिला मुख्यालय से लेकर के जिले के तमाम नगर कस्बों में नक्सली चेतावनी के मद्देनजर आज सुबह से ही व्यापारिक प्रतिष्ठानें भी बंद रही। अब यहाँ ये भी समझना होगा कि बंद के पीछे की दरअसल वजह क्या है। 17 अक्टूबर को पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया। इस ऑपरेशन में मद्धेड़ एरिया कमेटी कमांडर नागेश को पुलिस ने ढेर किया। नागेश के खिलाफ 108 स्थायी वारंट होने के साथ साथ उस पर 8 लाख का इनाम भी घोषित किया गया था। इसके साथ ही एनकाउंटर से नक्सली संगठन बौखलाया हुआ नजर आया, जिसके बाद बंद का ऐलान आज किया गया। देखिए, राज्य कोई भी हो, चुनाव हर राज्य के अपने मुद्दे होते हैं और इन मुद्दों को बेअसर करने की कोशिश में सियासी दल अलग अलग पैतरे भी चलते हैं। इनमें एक बड़ा पैतरा होता है चुनाव से पहले मुफ्त की योजनाओं वाला। चुनाव आने के साथ ही सियासी दल वादों का पिटारा खोलते हुए नजर आते हैं और फिर उसके बाद मानो मुफ्त में मिलने वाली योजनाओं की बहार से आ जाती है। आज हम आपको बताएंगे कि चुनाव की हलचल के बीच कैसे सियासी दल मुफ्त योजनाओं के जरिए वोट हासिल करने की कोशिश में जुटे हैं। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करते हैं। घोषणा पत्र के 5 वादों की बात करें तो पूरी रणनीति बिल्कुल साफ हो जाएगी। पहला वादा, स्कूली विद्यार्थियों को हर महीने 1500 रुपए तक देने का ऐलान। इसके खर्च का हिसाब कुछ इस तरह से है कि सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक स्टूडेंट्स की संख्या 92 लाख है और इस हिसाब से 634 करोड़ रुपए सालाना खर्च होंगे। दूसरा वादा, नारी सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने देने का। इस योजना के लिए कांग्रेस ने फॉर्म भरवाए हैं और अब तक 56 लाख महिलाएं आवेदन कर चुकी है। इस हिसाब से सालाना खर्च हो गया 10,000 करोड़। इसके साथ ही हालांकि जो संख्या है वो और भी बढ़ सकती है, जिसके साथ अतिरिक्त भार भी और सरकार का बढ़ता जाएगा। इसके अलावा इंदिरा गृह और किसान ज्योति योजना, जिसके तहत कांग्रेस ने 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट तक हाफ करने का वादा किया है और इस वादे को पूरा करने में सालाना खर्च की बात करें तो तकरीबन 85 लाख घरेलू और तकरीबन इतने ही 5 हॉर्स पावर बिजली के किसान उपभोक्ता है।
इस योजना से सरकार पर तकरीबन 3,500 करोड़ रुपए का भार आ जाएगा। युवा स्वाभिमान योजना के तहत पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को 1,500 से 3,000 रुपए तक हर महीने 2 साल के लिए दिए जाएंगे। और इसके लिए अनुमानित सालाना जो खर्च है उसकी अगर बात करें तो विधानसभा में मार्च 2023 में सरकार के जवाब के मुताबिक राज्य में रजिस्टर्ड शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 37 लाख से ज्यादा है। और इसका अगर हिसाब किताब लगाएं तो इस हिसाब से योजना पर सालाना 550 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। सहकारी क्षेत्र के जरिए से दूध खरीदने का ऐलान भी कांग्रेस का है, जिसके मुताबिक दूध की सहकारी समितियों को 5 रुपए प्रति लीटर का बोनस दिया जाएगा। और इसके लिए सालाना खर्च की बात की जाए तो 96,606 दूध सहकारी समितियों में 2.5 लाख किसानों से रोजाना 7 लाख लीटर दूध खरीदा जाता है। अगर इसका हिसाब आप जोड़ेंगे तो तकरीबन 126 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी की तरफ से भी चुनाव से पहले मुफ्त की योजनाओं से जुड़े ऐलान किए जाते हैं। फ्री की योजनाओं की बात की जाए तो बीजेपी ने भी कई योजनाएं निकाली है जो सरकार के खर्च पर असर डालती है। जिनकी बात करें तो लाडली बहन योजना के तहत एमपी सरकार 1 करोड़ 31 लाख महिलाओं के खाते में 1,250 रुपए हर महीने देती है। और ये खर्च हर महीने के हिसाब से 163 करोड़ 75 लाख का होता है। और सालाना आंकड़े के हिसाब से ये खर्च 19,650 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। इसके अलावा किसान सम्मान निधि भी शिवराज सरकार ने 2,000 रुपए बढ़ाया है। इससे प्रदेश के 87 लाख किसानों को मिलने वाली रकम 4,000 से बढ़कर 6,000 हो गई। वहीं सरकारी खजाने पर इसका असर 1,750 करोड़ रुपए सालाना के हिसाब से पड़ता है। प्रदेश सरकार ने 78,641 छात्र और छात्राओं को बैंक अकाउंट में 25-25 हजार रुपए डालने का भी वादा किया है। इससे सरकारी तिजोरी पर 196 करोड़ 60 लाख रुपए का बोझ बढ़ जाता है। साथ ही शिवराज सरकार ने 7,800 स्टूडेंट्स को स्कूटी भी दी है, जिसमें इलेक्ट्रिक स्कूटी के 1,20,000 रुपए और पेट्रोल वाली स्कूटी के 90,000 रुपए निर्धारित किए गए थे। इस योजना पर लगभग 75 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए गए। तो ये फ्री की रेवरीज हैं जो तमाम पार्टियां बांटती है। और अब बात फ्री में मिलने वाली सुविधाओं और योजनाओं की भी निकली है तो एमपी में चल रहे फ्री की योजना वाले खेल से जुड़ी एक खबर भी आपको दिखा देते हैं। अब इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय के बेटे कल्पेश विजयवर्गीय, जो रातों रात लोगों से मिलने के लिए पहुंचे। हाथों में तोहफे थे और इन तोहफों की डिब्बों पर कैलाश विजयवर्गीय की तस्वीर थी। बस यहीं से मामला तूल पकड़ने लगा। तोहफों की सियासत में ये नया पॉलिटिकल ट्विस्ट बनते इन तस्वीरों के पीछे की पूरी कहानी एक रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। तस्वीरें देख आपके मन में भी ख्याल आ रहा होगा कि नेताजी कितने बड़े दिल वाले हैं। रातों की नींद छोड़कर जनता के बीच खड़े हैं। भले ही चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन लोगों के लिए तोहफे लेकर पहुंचे हैं। मगर इन चमचमाते डिब्बों पर बीजेपी के कद्दावर नेता कैलाश की तस्वीर ने सियासी ट्विस्ट तैयार कर दिया। मिलिए कल्पेश विजयवर्गीय से। रिश्ते में कैलाश विजयवर्गीय के बेटे जो रातों रात जनता के लिए तोहफे लेकर पहुंचे। कार्यक्रम का वीडियो बना, वीडियो वायरल भी हुआ। आचार संहिता के बीच जनता को नेताजी ने तोहफा दिया तो बात निकली भी और दूर तलक भी पहुंच गई। तोहफे के डिब्बों पर कैलाश की फोटो का दावा करते हुए कांग्रेस अब इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच गई। निशाने पर कैलाश विजयवर्गीय है। दावा आचार संहिता के उल्लंघन का है। देखिए चुनाव से पहले सियासी रंग कहां तक चढ़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। वियतनाम से डॉक्टर जगदीश चंद्र की रिपोर्ट। वियतनाम में लोकल करेंसी के बुरे हाल। वियतनामी डोंग है वियतनाम में लोकल करेंसी का नाम। वियतनाम मार्केट में सबसे बड़ा नोट है 5 लाख वियतनामी डोंग का। इसके बाद 2 लाख, 1 लाख और 50,000 के नोट प्रचलन में। एक 5 स्टार होटल में लंच की कीमत है तकरीबन 22,50,000 वियतनामी डोंग। इसी प्रकार एक कप कॉफ़ी की कीमत है 1,48,000 लोकल डोंग और एक नारियल पानी की कीमत है 1,38,000 वियतनामी डोंग। वियतनाम आने वाले पर्यटक शॉपिंग के लिए ले जाते थैला भर करके लोकल करेंसी। डॉलर और भारतीय रुपए की तुलना में इनका मूल्य है बेहद कम। भारत में $1 की कीमत है 82 रुपए और वहीं वियतनाम में $1 की कीमत है 24,605 वियतनामी डोंग। लेकिन फिर भी वियतनाम में सभी लोग हैं अमन चैन में, क्योंकि ना नोटबंदी की समस्या, ना ब्लैक मनी का झंझट। चाहे जितना पैसा बैंक से निकालो और चाहे कितना भी खर्चा कर लो, वियतनाम आने वाले पर्यटकों के लिए सस्ती मुद्रा भी एक बड़ा आकर्षण।
और चलिए इसी के साथ राजनीति में आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत।